पौधों के बारे में। तो चैप्टर का नाम है पौधों को जानिए, जो कि एनसीईआरटी क्लास 6 का नेक्स्ट चैप्टर है अपना। देखिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पौधे ये होते क्या हैं। तो ऐसे जीव जो स्वयंपोषी हैं, तो हमने शॉर्ट में लिखा है कि सिर्फ स्वयंपोषी। तो आप इसे समझेंगे कि ऐसे जीव जो स्वयंपोषी हैं उन्हें आप पौधे या पादप कहते हैं। अब स्वयंपोषी का मतलब है जो अपना भोजन स्वयं बनाए। स्वयं बनाने का मतलब है कि जो किसी भी अन्य जीव की सहायता ना लें। तो पौधे अपना भोजन जिस क्रिया से बनाते हैं उस क्रिया को हम सभी जानते हैं कि वह प्रकाश संश्लेषण है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधे भोजन बनाते हैं, जिसमें पौधे जल, CO2 गैस के द्वारा सूर्य के प्रकाश और हरित लवक की उपस्थिति में स्टार्च या ग्लूकोज का या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। तो ये क्रिया थी प्रकाश संश्लेषण, जो होती है केवल पौधों में। एक नॉर्मल पादप का चित्र यहाँ आपको दिखाया गया है कि इसमें देखिए, जमीन के नीचे का जितना भाग है उसे हम कहते हैं मूल तंत्र। जो सबसे पहली मूल बनती है पादप में वो है प्राथमिक मूल। प्राथमिक मूल से जो मूलें बनी हैं उन्हें हम कहते हैं द्वितीयक मूल, और द्वितीयक मूल से जो मूलें बनी हैं उन्हें हम कहते हैं तृतीयक मूल। तो इस तरह से ये पूरा मूल तंत्र है। जमीन के ऊपर का संपूर्ण भाग प्ररोह तंत्र कहलाता है। अब इस प्ररोह तंत्र में तना, पत्ती, पुष्प, कली सभी आते हैं। अब देखिए, अलग से यहाँ पर आपको तने का चित्र दिखाया गया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक तना है जिसमें लिखा हुआ है पर्व संधि, पर्व, कलिका, और ये चीज क्या है, पत्ती। अब यहाँ समझने वाली ये बात है कि पत्ती जिस स्थान पर है उस स्थान को हम कहते हैं पर्व संधि। कोई भी पादप हो उसमें अगर पत्तियां हैं या फूल हैं, फल हैं, शाखाएं हैं, कोई भी नई रचना जो बनती है तने में, उस स्थान को हम कहते हैं पर्व संधि। अर्थात पौधे में किसी भी नई चीज की उत्पत्ति सदैव पर्व संधि से होती है, वो चाहे पत्ती हो, तना हो, फल हो या फूल हो। और दो पर्व संधियों के बीच के भाग को हम कहते हैं पर्व। तो पर्व क्या है, पर्व संधि क्या है, ये हम समझ चुके हैं। इसके बाद है कलिका। कलिका है कि देखिए, पत्ती और तने के बीच में ये जो स्मॉल सी कली है इसे ही हम कलिका कह देते हैं। पेज चेंज करते हैं अपना। आगे देखिए, पादप के पादप को छोटी कक्षाओं में 3 भागों में बांटा गया है। पहला है शाक, फिर है झाड़ी, फिर है वृक्ष। अब आप जानते हैं कि जो शाक है इनका आकार छोटा होता है, इनका तना हरा व कोमल होता है, इनमें ब्रांचेज यानी शाखाएं नहीं होती, और इसके एग्जाम्पल हैं पालक, बथुआ, मेथी, ये सब। इसके बाद है झाड़ी, जिसे हम शुप भी कहते हैं। इनमें शाखाएं तने के आधार से निकलती हैं। यही इनकी पहचान है कि जहाँ जमीन पर जैसे ही इनका तना प्रारंभ होता है, तने के पास से ही बहुत सारी शाखाएं निकल जाती हैं। तो इस स्थिति के पादप को आप झाड़ी या छुप कहते हैं। इनका तना कठोर तो होता है परंतु ज्यादा मोटा नहीं होता। इसके एग्जाम्पल हैं आपका गुलाब का फूल यानी रोज और मिर्च। अब है वृक्ष। तो वृक्ष में हमने कुछ इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आप जानते हैं कि ये पौधे ये पादप लंबाई में बहुत बड़े होते हैं। इनकी शाखाएं और तने मजबूत होते हैं, कठोर होते हैं, और हरा रंग केवल पत्तियों में पाया जाता है। उदाहरण के लिए आप आम, नीम, बबूल, जामुन कोई भी कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, आगे हम पढ़ रहे हैं तना। तो देखिए, जो तना है, तना जिसे आप स्टेम कहते हैं, ये क्या है, सीधा होता है, लंबा होता है। तो यही पहचान है पादप का वह भाग जो जमीन के ऊपर या जड़ के ऊपर सीधा व लंबा कठोर होता है, तना कहलाता है। इसका मुख्य कार्य है पादप के सभी वायवीय भागों को धारण करना। देखिए, अब कुछ तने ऐसे होते हैं जो कमजोर हैं। तो कमजोर तनों को इस चैप्टर के अंदर 2 ही भागों में बांटा है, विसर्पी और आरोही। देखिए, ये दोनों ही प्रकार के तने सीधे खड़े नहीं हो सकते। विसर्पी तना जमीन पर रेंग कर गति करता है, इसलिए हम इसे कहते हैं विसर्पी। अब इस तरह के एग्जाम्पल में आपका दूब घास आता है, सभी प्रकार की बेलें आ जाती हैं जैसे लौकी, तोरई, ये सब। अगला है आरोही तना। तो आरोही तने वे तने होते हैं जो कमजोर तो होते हैं, लेकिन इनमें एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसे हम कहते हैं प्रतान। और कभी कभी प्रतान नहीं भी होती तो भी ये ऊपर की ओर किसी सहारे पर गति कर जाते हैं, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मनी प्लांट। अब यहाँ देखिए बीज।
बीज के दो भाग होते हैं, मुख्य रूप से दो भाग हैं। जब हम पौधे को पढ़ रहे हैं इसलिए, वरना भाग तो ज्यादा होते हैं। दो भाग हम पढ़ रहे हैं, एक भाग होता है मूलांकुर, एक भाग है आपका परांकुर। तो मूलांकुर बीज का वह भाग है जिससे मूल का विकास होता है। परांकुर बीज का वह भाग है जिससे प्ररोह तंत्र यानी जमीन से ऊपर वाले भाग का विकास होता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं लीफ। देखते हैं कि लीफ यानी पत्ती। तो देखिए, पादप का वह भाग जो सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण करता है या प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है, उसे हम कहते हैं लीफ। तो यहाँ हमने शॉर्ट में लिख दिया है बस प्रकाश संश्लेषण। अब देखिए, एक लीफ का चित्र आप कुछ इस तरह से बना सकते हैं, कुछ इस तरह बना सकते हैं। अब इसमें देखिए, हमने देखा है कि लीफ जिससे जुड़ी हुई है वो क्या है, तना है। तो ये है तना। लीफ और तने के बीच का जो भाग है जिसके द्वारा लीफ तने से जुड़ती है उसे हम कहते हैं पर्णवृंत। पत्ती के जो किनारे हैं इन्हें हम कहते हैं पर्णकोर। पत्ती के बीच में जो सीधी संरचना है जो गई है इसे हम कहते हैं मध्य शिरा। और मध्य शिरा से अन्य छोटी छोटी शिराएं निकलती हैं, उसे हमने कह दिया है शिराएं। और पत्ती का संपूर्ण हरा भाग, शिराओं को छोड़कर पत्ती का संपूर्ण हरा भाग पर्णफलक कहलाता है। और ये कैसा होता है, चपटा होता है और हरा होता है। ये भाग ही सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। अब हम देखते हैं शिरा विन्यास। तो देखिए, शिराएं क्या हैं। अभी आपने यहाँ बात की कि पत्ती में ये मध्य शिरा है और इससे जो निकली हैं ये शिराएं हैं। तो शिराओं की व्यवस्था पत्ती में किस प्रकार से है, इस व्यवस्था को ही हम शिरा विन्यास कहते हैं। ये व्यवस्था दो प्रकार से होती है, एक है जालिका रूपी, दूसरी है समांतर। यानी पूरा नाम आप कहेंगे जालिका रूपी शिरा विन्यास, सेकंड है समांतर शिरा विन्यास। देखिए, जालिका रूपी शिरा विन्यास में एक पत्ती कुछ इस तरह से, मान लीजिए आपने ड्रॉ की है, इस तरह से हम उसे बना सकते हैं। अब जालिका रूपी में क्या है, देखिए ये तो एक मध्य शिरा है, मध्य शिरा से बाकी शिराएं गई हैं। और अब ये जो शिराएं हैं ये भी आपस में छोटी छोटी शिरिकाओं का निर्माण कर लेती हैं। जब इनसे इस तरह की शिरिकाओं का निर्माण होता है तो आप देखेंगे कि ये शिरिकाएं आपस में मिलकर एक जाल समान संरचना बना लेती हैं। तो जिस पत्ती में के शिरा विन्यास में इस प्रकार की जाल समान संरचना पाई जाए उसे हम कहते हैं जालिका रूपी शिरा विन्यास। नेक्स्ट है आपका समांतर शिरा विन्यास। इसके लिए हम थोड़ा इसको ऊपर करते हैं पेज को। देखिए, समांतर शिरा विन्यास में कुछ एक एग्जाम्पल है जो ये केले का पत्ता। जब सभी शिराएं एक दूसरे से बराबर दूरी पर होती हैं, इस तरह जाल समान संरचना का निर्माण ना करें, तो उसे हम कहते हैं समांतर शिरा विन्यास। अब याद कर लीजिए कि जितने भी एक बीजपत्री हैं वो सारे आते हैं समांतर शिरा विन्यास में, और जितने द्विबीजपत्री हैं वो सारे आते हैं आपके जालिका रूपी शिरा विन्यास में। नेक्स्ट हम देखते हैं जड़, जिसे आप जानते हैं कि इसे हम मूल भी कहते हैं। इसका निर्माण किससे है, पादप के बीजांकुर से इसका निर्माण होता है। सॉरी, मूल है पादप के परांकुर से, मूलांकुर से इसका निर्माण होता है। देखिए, जड़ को उसकी संरचना के आधार पर दो भागों में बांटा है, मूसला मूल या अपस्थानिक मूल। अपस्थानिक मूल के कुछ अन्य नाम भी हैं जैसे झकड़ा मूल या रेशेदार मूल। मूसला मूल द्विबीजपत्री पादप में पाई जाती है और ये एक बीजपत्री में। देखिए, मान लीजिए कि ये कोई पादप है, सॉरी दोबारा देखते हैं, थोड़ा लार्ज कर लेते हैं। देखिए, मानिए कि ये जमीन है और ये पादप की मूल तंत्र है। अब अगर किसी पौधे में इस तरह से पहले एक सीधी जड़ बनती है और फिर इस सीधी जड़ से कई अन्य छोटी छोटी जड़ें बनती हैं, अब इन जड़ों से अन्य जड़ें बनती हैं, तो इस तरह के मूल तंत्र को हम मूसला मूल कहते हैं। यानी पहले प्राथमिक मूल बनेगी, फिर द्वितीयक बनेगी, द्वितीयक से तृतीयक बनेगी, इसी क्रम में मूल बनती हैं। तो इस तरह के मूल तंत्र को हम कहते हैं मूसला जड़। अब हम देखते हैं अपस्थानिक या झकड़ा या रेशेदार। माना कि ये मिट्टी है जिसमें यहाँ आपका पादप है। अब जड़ें कुछ इस तरह से विकसित हुई हैं कि जहां पर ये तने का आधार है यहीं से एक साथ छोटी छोटी जड़ें अगर इस तरह निकल जाती हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, अपस्थानिक या झकड़ा जड़ कहते हैं, जो कि एग्जाम्पल है एक बीजपत्री पादपों का। एक बीजपत्री पादप में आपके सभी अनाज आ जाते हैं,
यानी आपकी गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार ये सब आ जाते हैं। अन्य सभी फल आपके मूसला मूल में आ जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं पुष्प। अब देखिए सबसे पहले है कि पुष्प होता क्या है। तो लिखा है रूपांतरित प्ररोह। आप इसे पूरा याद करेंगे कि रूपांतरित प्ररोह पुष्प कहलाता है या फिर पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। तो देखिए, तो हम पढ़ रहे थे पुष्प। देखिए तो पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। अब प्ररोह क्या होता है? पादप का वह भाग जो जमीन से ऊपर की ओर वृद्धि करता है तथा जिसका निर्माण प्रांकुर से होता है उसे कहते हैं प्ररोह। और प्ररोह के द्वारा ही सभी तना, शाखाएं, फल, फूल आदि विकसित होते हैं। तो यहाँ देखिए जो पुष्प है, पुष्प के मुख्य रूप से दो अंग हैं। एक है सहायक अंग, सॉरी, एक है सहायक अंग और एक है आवश्यक अंग। अब देखिए सहायक अंग में पहला है बाह्य दल पुंज, दूसरा है दल पुंज। तो बाह्य दल पुंज किसी भी पुष्प में सबसे बाहर की ओर पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं? ये सबसे बाहरी और हरे रंग के होते हैं। इनको हम इंग्लिश में कैलिक्स कह देते हैं। और बाह्य दल पुंज के एक सदस्य को बाह्य दल कहा जाता है। ऐसे ही दल पुंज हैं, ये रंगीन होते हैं। ये जस्ट बाह्य दल पुंज के बाद होते हैं। ये रंगीन है। इन्हें हम पंखुड़ियां भी कहते हैं। यानी यही पुष्प का वो भाग है जिसकी वजह से उसमें रंग दिखाई देता है। इन दोनों का कार्य पुष्प के जनन अंगों की रक्षा करना होता है। इसके अलावा दलपुंज का एक कार्य ये भी है कि ये परागण के लिए कीटों को आकर्षित करता है। अब हम देखते हैं आवश्यक अंग। आवश्यक अंग में फर्स्ट पुंकेसर, सेकंड स्त्री केसर। तो देखिए पुंकेसर को हम नर जनन अंग भी कहते हैं और स्त्री केसर को मादा जनन अंग भी कहते हैं। तीनों के ही तीन तीन भाग हैं। तो भाग लिखे हुए हैं कि पुंकेसर में पुतंतु, योजी, परागकोश और मादा जनन अंग में वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। आगे देखते हैं कि अगर एक पुष्प की संरचना बनाई जाए तो पुष्प की संरचना को हम इस प्रकार से बना सकते हैं। सबसे पहले हमने ये एक भाग बनाया है। ये क्या है? ये हरा भाग होता है जिसे हम कहते हैं बाह्यदल। ये हरा भाग जिस पर लगा हुआ होता है उसे हम कहते हैं पुष्पासन, यानी पुष्प का आसन। अर्थात पुष्प जिस पर बैठा हुआ होता है, जिस पर लगा हुआ है, उसे कहते हैं पुष्पासन। पुष्पासन से जो लकड़ी जैसी सीधी रचना निकलती है इसे हम कहते हैं पुष्प व्रंत। यहाँ पे हमने दिखाया नहीं है, आप याद कर लीजिए, उसे कहते हैं पुष्प व्रंत। अब बाह्य दल से ऊपर की ओर चलेंगे तो ये आपको दिख रहे हैं दल। दल हैं, अकेले अलग अलग हैं दल हैं, अगर एक साथ बात करें तो दलपुंज। इनमें हमने ये जो रचना बनाई है जो आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर ये जो घुंडी जैसी रचना है ये है परागकोश और ये जो लंबी रचना है ये क्या है? पुतंतु। इन सभी के बीच में ये जो लंबी सी रचना बनी है ये क्या होती है? ये होती है आपकी स्त्री केसर। इसमें अब देखिए, अब इन सभी को हम अलग अलग चित्रों में देखते हैं। देखिए जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो दिया गया है ये परागकोश है, यानी पूरा पुंकेसर है, जिसमें ये लंबी रचनाएं क्या हैं? ये पुतंतु हैं। और ये जो घुंडी जैसी रचना दिख रही है आपको तीनों में, ये क्या है? परागकोश है। परागकोश जिस स्थान से पुतंतु से जुड़ता है उसे हम कहते हैं योजी। तो आपको ये सब में नहीं दिखाया, यहाँ लिख दिया गया है बस योजी। अब देखिए परागकोश में परागपाली होती हैं, परागपाली में परागपुट होते हैं और परागपुट के अंदर पराग कण होते हैं। चैप्टर से जुड़ी कुछ बिंदु हैं। ये एक है पाशर विजड़। पाशर विजड़ क्या है कि किसी भी मूल से जो अन्य मूलें निकलती हैं उसे हम कहते हैं पाशर विजड़। जैसे प्राथमिक मूल आपने पढ़ी, मूसला मूल में सबसे पहले विकसित होती है प्राथमिक मूल। प्राथमिक मूल से अन्य जो भी मूलें विकसित होती हैं उन्हें हम पाशर मूल भी कहते हैं। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल है वाष्पोत्सर्जन। अर्थात पौधे की पत्तियों में कुछ सूक्ष्म छिद्र समान संरचनाएं होती हैं जिन्हें हम कहते हैं रंध्र या स्टोमाटा।
इन रंध्रों से पादप में उपस्थित जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जित होना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। आगे देखिए कि हमने पुष्प के जो भाग हैं उन्हें कुछ इस तरह बनाया है कि आप चित्र में देख सकते हैं, ये हैं, सॉरी, आप स्त्री केसर को समझने के लिए इसे कुछ इस तरह से बना सकते हैं कि हम इसके आधार पर देखिए एक पूरी संरचना बनाएंगे और फिर इससे एक पतली संरचना ऊपर की तरफ ले जाएंगे और जिसे थोड़ा सा फिर से फुला दिया जाता है, जो कि कुछ यहाँ दिखाया गया है। तो ये जो फूली हुई संरचना है इसे हम कहते हैं अंडाशय, और इसके अंदर ये छोटी छोटी संरचनाएं आपको दिखाई गई हैं, इन्हें हम कहते हैं अंडक या बीजांड। इस संरचना के ऊपर का लंबा पतला भाग कहलाता है वर्तिका, और वर्तिका के ऊपर एक घुंडी जैसी संरचना होती है, इसे हम कहते हैं वर्तिकाग्र। आगे देखते हैं। इस चैप्टर में आपके लिए इतना ही।